वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जैसे कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे कृषि पर्यवेक्षक, जिसकी नोटिफिकेशन आपको कल परसों में देखने को मिला है। तो यहाँ पर याद रखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि पहली बार कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम देंगे, तो उनके लिए याद रखिए जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो उससे पहले सबसे पहले आपको याद रखिए पेपर सोल्व करना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर शुरुआत करेंगे और लगभग हम शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे जितने भी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लास्ट में हम बात करेंगे हिंदी और राजस्थान जीके की। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए और ज्यादा से स्टूडेंट यहाँ पर क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। तो याद रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा वन मिनट। हाँ, तो अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे उसमें पूछा गया कि जो पंजाब छुआरा है ये किसकी वेराइटी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पंजाब छुआरा है काफी मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है और कई बार ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछी गई है कि पंजाब छुआरा किसकी वेराइटी है। तो याद रखिएगा ये होती है हमारे टमाटर की, किसकी होती है, टमाटर की एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु, यहां पर क्वेश्चन पर अच्छे से समझेंगे, याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इससे पहले याद रखिएगा यहां पर पूछा गया 10 हेक्टेयर के लिए, कितने, 10 हेक्टेयर के लिए पूछा गया है और कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है प्रति हेक्टेयर। तो इसे हम याद रखिएगा कैसे सोल्व करेंगे कि 150 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है ये प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद में याद रखिएगा इसमें कितने का भाग दे देंगे, इसमें हम भाग देंगे 46 का। तो जो वहां पर कैलकुलेशन आएगी याद रखिएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग तो इसके, जब इसे आप सॉल्यूशन करोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 3255, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा 10 हेक्टेयर के लिए पूछा गया है, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार के मृदा अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स अर्थात परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है। अर्थात याद रखिएगा ये है आपकी सोइल इरोजन से लिया गया है। जय हिंद, खुशबू, सोनम, चंदन कुमार सभी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी एक बार पेपर अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप एक बार कमेंट जरूर करें जिससे क्लियर हो जाए कि आपको पेपर अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट हम बात करेंगे, याद रखिएगा गौतम पांडे, प्रणाम। हाँ, तो याद रखिएगा गौतम, जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया था किस प्रकार का जो मृदा अपर्दन है अर्थात सोइल इरोजन है जिसकी याद रखिएगा हमें लंबी अवधि तक पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रकार का जो अपर्दन होता है आपने जब भी पढ़ा होगा सोइल इरोजन के टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले होता है बौछार चरण, उसके बाद में होता है परत चरण, उसके बाद में होता है रिल और लास्ट में होता है अवनालिका। तो हम यहाँ पर बात करेंगे परत चरण की। परत चरण वही अपर्दन होता है याद रखिएगा जो किसानों को सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान देता है और ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, अर्थात नग्न आंखों से भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो खेत की याद रखिएगा जो उत्पादकता क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि ऊपर की जो पपड़ी होती है, ठीक है, उसे ये बहाकर ले जाता है। ठीक है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा परत चरण।
कौन सा हो जाएगा? परत अपदन अपर्दन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोका वानस्पति नाम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा कि सिटेरिया इटालिका रागी का होता है, होर्डियम वल्गेर किसका होता है? जोका यहाँ पर होता है। ठीक है, जोका है अर्थात सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जियामेज मक्का का होता है, सोरगम वेलगर ज्वार का होता है अर्थात। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर पर हम चलते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई थी, अर्थात इसकी जो शुरुआत है 1875 में ये कहां पर की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप भी साथ साथ कमेंट करते चले। बाकी याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा कि आईएमडी की स्थापना कहां पर हुई थी? 1875 में। तो सबसे पहले याद रखिएगा आईएमडी को कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसके बाद में इसके शिफ्ट किया गया था शिमला में, और इसके बाद में शिमला के बाद में जो अभी है अर्थात हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में इसे ट्रांसफर किया गया था, अर्थात शिफ्टेड किया गया था। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थात 1875 में जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? याद रखिएगा कोलकाता में था, अर्थात फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपको पूछा गया है कि ब्लाइंड होइंग इज रिकमेंडेड फॉर, अर्थात अंधी गुड़ाई में सिफारिश किसकी की जाती है या फिर किसके लिए की जाती है? कौन सी फसल है जिसमें की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसका शुगर केन अर्थात गन्ना है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गन्ना। ठीक है, चलिए तो यहां पर याद रखिएगा अंधी गुड़ाई अर्थात ब्लाइंड होइंग, ब्लाइंड होइंग याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है किसमें? शुगर केन में। बाकी आप पोटेटो का एग्जांपल भी आप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आलू भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अंधी गुड़ाई याद रखिएगा आलू में भी की जाती है। ठीक है, जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन पर हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कौन से आएंगे उनके बारे में विशेष तौर पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें यहां पर है कि 47 नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। अर्थात क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन इन सभी की मात्रा को अगर एकत्रित किया जाए और जो प्रोडक्शन होता है इसकी वैल्यू को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, वाटर यूज इफिशियंसी या फिर जल उपयोग दक्षता। ठीक है, जल उपयोग दक्षता इसके अकॉर्डिंग है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे उससे पहले आप क्लास को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास का बेनिफिट ले पाए। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है वो ऐड नहीं हो पाए हैं, तो जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे 48 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप साथ साथ कमेंट करते चले ताकि आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहे और क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 47 नंबर यहाँ पर क्लियर कर लिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे 48 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शंस है परोदा, वाल्टर जेम्स लॉर्ड, नॉर्थबोर्न, वेलफोर और स्वामीनाथन। तो यहां पर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा नॉर्थबोर्न। साथ साथ आप कमेंट करते चले सारे स्टूडेंट यहां पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग घनत्व 2.6
0.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, याद रखिए रंध्रावकाश अर्थात पोरोसिटी आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो याद रखिएगा पोरोसिटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है वो आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे कि हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो 1 माइनस BT बटा PD मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या रहेगा हमारा, याद रखिएगा ये रहेगा हमारा पोरोसिटी या फिर रंध्रावकाश। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, खुशराज पाटीदार, अगर आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है तो क्लास को आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। ठीक है, हाँ, जिसे पसंद नहीं आ रही क्लास वो छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ पर जिनका इंटरेस्ट है उनको पढ़ने दें, बाकी भटकाने की यहाँ पर जरूरत आपको किसी को भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इससे आप क्लियर कर सकते हो। याद रखिएगा ये है हमारे पोरोसिटी का फॉर्मूला। जब इसमें वैल्यू रखेंगे अर्थात BD है यहाँ पर स्थूल घनत्व कितना है 1.5 और PD है अर्थात कण घनत्व कितना है यहाँ पर 2.65। तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे तब ऑप्शन में यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 42 अर्थात 52 के समथिंग यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 42। ठीक है, क्लियर। इससे आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी वेराइटी से पूछा गया है। वेराइटी लगभग आपने पढ़ रखी होगी, तो यहाँ पर इसको आप जल्दी से बताएंगे कि हिसार सुगंध अर्थात DH36 जो वेराइटी है ये किसकी वेराइटी होती है, जल्दी से बताएंगे। जीरा, मेथी, सौंफ या फिर धनिया। DH36 ये किसकी वेराइटी है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, याद रखिएगा DH हिसार सुगंध, तो ये किसकी होती है, याद रखिएगा ये होती है हमारे धनिया की वेराइटी होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा आपका क्लास का टाइम है वो आप सभी को पता होना चाहिए, डेली शाम को 8 बजे आप सभी को प्रेजेंट यहाँ पर हो जाना है। और आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके बाद में जो भी यहाँ पर क्लासेस लगेगी उसमें हम यहाँ पर डेली MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, वो भी बेसिक डिटेल अर्थात क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस को भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो वो क्लासेस आप ना देखना ना भूले, ये आज केवल पेपर सॉल्यूशन है इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, बाकी हमारा जो सेशन रहेगी उन सभी में याद रखिएगा आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको रेगुलर प्रेजेंट होते रहना है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसके बाद में आते हैं हमारे 51 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपको पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा गया है, वैसे बेसिक है आसानी से आप बता सकते हो। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सी फसल कैमल क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, मक्का, ज्वार, मोठ या फिर बाजरा। आसान क्वेश्चन थे, आसानी से आप जवाब यहां पर दे सकते हो। तो जल्दी से जवाब यहां पर देंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं तो ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर आप ओल्ड पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हो, तो आप सोच सकते हो आपकी तैयारी अभी बहुत कम है। ठीक है, तो इसे तो आप आसानी से कर दोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज्वार है, इसे याद रखिएगा कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। जो ज्वार फसल है याद रखिएगा इसे कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सैनी, रोहित, अभिषेक, जगदीश, रोहित, हाँ सभी का यहाँ पर जवाब आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी सारे स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर लीजिए और क्लास को शेयर करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, और याद रखिए विशेष तौर पर अदर स्टेट के हैं वो भी इस पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन कर ले, अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कृषि पर्यवेक्षक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है, अर्थात क्लियर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो बासमती राइस की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बासमती राइस की अगर पूछी जाए तो वो PRS 10 होती है, अर्थात पूसा राइस हाइब्रिड 10। कौन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। PRS 10 अर्थात पूसा राइस हाइब्रिड 10 है, वो बासमती राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है
कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर हम बात करेंगे भरतपुर और करौली तो ये कौन से जलवायु खंड में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे करौल और भरतपुर, तो करौली और भरतपुर की अगर बात करेंगे तो ये आते हैं हमारे थर्ड बी में। लेकिन अगर बात करेंगे थर्ड ए में कौन सा आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें तो जयपुर आता है। और जब भी बात की जाए जयपुर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है वो कौन से खंड में आती है। तो आपको ये इसका पता होना चाहिए। तो ये आती है, याद रखिएगा, हमारे थर्ड ए में। कौन सी में आती है? थर्ड ए में अगर बात करेंगे तो जोबनेर यूनिवर्सिटी आती है। सारी यूनिवर्सिटीज का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट डाउन आप कर ले, नोट डाउन, कि अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ए में याद रखिएगा जोधपुर यूनिवर्सिटी आती है। जल्दी से यहां पर क्लियर कर लीजिए और आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है वो आती है हमारी फर्स्ट ए श्रेणी में। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट की सी, तो फर्स्ट की सी में याद रखिएगा बीकानेर। जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है वो कौन से खंड में आती है, याद रखिएगा, वो आती है हमारे फर्स्ट सी में। अगर हम बात करेंगे थर्ड, तो थर्ड की जैसे कि अभी आपको बताया कि थर्ड ए में आती है हमारी जोबनेर यूनिवर्सिटी। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो आती है कौन सी है, अब जोधपुर है, बीकानेर है, जोबनेर है, एक है हमारी फोर्थ, अर्थात फिफ्थ में है हमारी कोटा यूनिवर्सिटी। अब हमारी बची है एक और, वो कौन सी है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। उदयपुर कौन से खंड में आता है? चलिए जल्दी से बताएंगे आप कि उदयपुर कौन से खंड में आता है। चार तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन एक और है, वो कौन से खंड में आती है? जल्दी से यहाँ पर जवाब देंगे आप। सर मेरी कास्ट कैटेगरी रैंक 2708 है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी क्या? अभी इसके बारे में थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाएंगे, बाकी इसके बारे में लास्ट में हम चर्चा कर लेंगे। अभी केवल आप क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपीयूएटी अर्थात महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कौन से खंड में आती है, आप ये बताएंगे। जल्दी से बताएंगे, देखा नहीं, देख रहे हैं कौन सा यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। जल्दी से बताएंगे कि जो जोधपुर है अर्थात ये उदयपुर है वो कौन से खंड में यहाँ पर आता है। चलिए हिंट में यहाँ पर आपको दे देता हूं कि ये आती है फोर्थ में, लेकिन फोर्थ में कौन से में आती है ये आप बताएंगे। आप अब जल्दी से बता दीजिए। चलिए इसे आप आज क्लियर करके आओगे। जितने भी यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो यहाँ पर आज इसे आप सोल्व करके आओगे। आज का ये आपका होमवर्क मान लीजिए। बाकी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है नाम अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये याद रखिएगा 2016 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कब स्टार्ट की गई थी। वैसे तो अभी जस्ट आपको बता दिए कि राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ। जल्दी से बताएंगे 14 अप्रैल 16, 14 अप्रैल 2018, 14 अप्रैल 2017 या फिर 14 अप्रैल 2019। हाँ, जो अभी ये हमने क्वेश्चन पूछा था एमपीयूटी, ये लास्ट में आपको क्लियर कर देंगे। बाकी आप जवाब दे सकते हो, देखते हैं कितने से आता है कितने से नहीं आता है। हाँ, कोई खास स्टूडेंट यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे, क्यों, ऐसा क्या कारण है? सुनीता नेट में प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा तो नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है। आप एक बार क्वालिटी को चेक कर ले, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको एक बार डाउन कर सकते हो आपकी क्वालिटी को। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो नाम है अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार है, इसकी शुरुआत है, याद रखिएगा, ये 14 अप्रैल 2016 में की गई थी। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजरा पर एक परजीवी
जो खरपतवार है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा बाजरा के बारे में पूछा गया है, तो लोरेंथस किसका होता है? आम वगैरह का होता है। ओरोवंकी किसका होता है? सोलेनेसी कुल अर्थात सरसों है, तंबाकू है, उनका होता है। कस्कुटा की अगर बात करेंगे तो ये होता है रेंजका वगैरह का अर्थात अमरबेल, तो रेंजका बरसीम वगैरह का होता है। और अगर हम बात करेंगे स्ट्राइगा अर्थात स्ट्राइगा या विचवीड या फिर रूखड़ी, तो ये किसका होता है? याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारे बाजरे का, अर्थात राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपको रिसेंट एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि जो सीरियल्स में है उसको किसकी कमी होती है। तो यहाँ पर भी सीरियल्स के बारे में पूछा गया है, तो सीरियल्स में याद रखिए लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का सबसे ज्यादा है अर्थात सबसे कम होती है। ये किसमें होती है? तो ये होती है याद रखिएगा मक्के में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उससे पहले यहां पर आप क्लियर कर सकते हो, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पर बहुत सारा विवाद हुआ था। याद रखिए रईसों का राजा तो कपास को कहा जाता है, लेकिन एक आपको पूछा जा सकता है कि सुनहरा रेशा कौन सा होता है? तो जूट को याद रखिए गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रेशों का राजा कपास को ही कहा जाता है। यहां पर कंफ्यूज ना हो, रेशों का राजा कपास को ही कहा जाता है। जो अधीनस्थ बोर्ड मानता है वही आपको एग्जैक्ट पढ़ना है। अगर आप सिलेक्शन लेना है तो अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ पर कपास माना था, तो इसमें किसी भी प्रकार का दोहराया नहीं है कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कपास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि आधार बीज अर्थात फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कवर करा रखे हैं कई बार कि आधार बीज की अगर बात की जाए या फिर जिसे हम बोल देते हैं याद रखिएगा मदर सीड, तो मदर सीड पर किस कलर का टैग लगा होता है? तो ये होता है सफेद कलर का टैग लगा होता है। अर्थात नाभिकीय बीज की अगर बात करेंगे तो नाभिकीय बीज में कौन सा होता है? गोल्डन येलो कलर का लगा होता है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करेंगे आधार बीज की, तो सफेद कलर का टैग यहां पर लगा होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर हरे कलर की बात करें तो हरा तो किसी पे नहीं होता। नीले की अगर बात करेंगे तो नीला यहाँ पर जो आपका प्रमाणित बीज है जो किसानों को प्राप्त होता है, जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, वही बीज अर्थात प्रमाणित बीज, उस पर कौन से कलर का टैग होता है? वो नीले कलर का यहाँ पर टैग लगा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली अर्थात ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास साइज क्या होती है? मिलीमीटर में आपको पूछी गई है, तो याद रखिएगा इसे आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे जो छोटी श्रेणी होती है वो क्ले की होती है, उसके ऊपर सिल्ट, उसके ऊपर महीन बालू और उसके ऊपर मोटी बालू। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको कई बार सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो ये पूछा गया है किसका? क्ले का। तो क्ले का विशेष तौर पर ध्यान रखना है 0.002 से कम अगर बात की जाए तो वो क्ले का होता है। लेकिन यहां पर आपको किसका पूछा गया है? सिल्ट का। तो सिल्ट का कणों का आकार कितना हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हो। इससे जस्ट बड़ा किसका होता है? ये। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? ये। अर्थात जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो रहेगा हमारा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ऊपर अगर बात करेंगे जैसे कि आप यहां पर ले सकते हो, तो ये है महीन बालू का और ये है मोटी बालू का। ठीक है, चारों श्रेणी याद रखें, चारों में से आपको कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुनीता है, रोहित है, सैनी है, बाकी यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर जवाब देंगे। सारों स्टूडेंट है, जितने भी यहाँ पर गर्ल्स है या बॉयज है, आप सभी कमेंट करते रहे, क्योंकि आप जितना कमेंट यहाँ पर करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा आप शर्माना नहीं है कि क्वेश्चन क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, आता है या नहीं आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है क्वेश्चन तो आसानी से आप यहाँ पर सोल्व कर दोगे, और अगर आपको नहीं आता है तो अच्छे से सुन ले क्लास को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी? अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, बताइए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये की गई थी भोपाल। कहां पर की गई थी? भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो है हमारा यहाँ पर भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, सनी इसलिए ट्रांसजेनिक मक्का बनाई गई क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है 61 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। उसमें आपको पूछा गया है कि कुफरी पुखराज और कुफरी सीतमान, कुफरी अलंकार, ये जो सारी वेराइटीज होती है ये किसकी होती है? तो आप सभी को पता चल चुका है कि कुफरी जब भी पूछा जाए तो ये कुफरी किसके जुड़ा होता है? याद रखिएगा ये जुड़ा होता है आलू की जितनी भी जो वेराइटीज होती है उनके आगे कौन सा वर्ड जुड़ा होता है? कुफरी। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसका? आलू का। आलू का रिसर्च स्टेशन है कुफरी में, इसलिए याद रखिएगा वहां से जितनी भी जो वेराइटीज रिलीज होती है उनके आगे, उन वेराइटीज के आगे आपको कुफरी यहाँ पर दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर किसके खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? यहाँ पर इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है तो आसानी से आप कर सकते हैं। गुलाब के लिए, किसके लिए? गुलाब के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। 63 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कीटनाशक के बारे में, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डाइमिथोएट। कौन सा है? डाइमिथोएट क्या है? एक प्रणालीगत कीटनाशक है। ठीक है, चलिए हाँ जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे कि जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक का नाम क्या था? याद रखिएगा, बताइए। कुरोसावा। किसके द्वारा खोज की गई थी इसके? Za3 की। Za3 का आपको पता है फलों की साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Za3 अर्थात जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और विशेष तौर पर इसका जो यूज किया जाता है वो अंगूर की साइज अगर बढ़ानी है तो उसके लिए जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कभी भी अगर आपको पूछ ले कि जिब्रेलिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई थी तो याद रखिएगा वो कुरोसावा के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है 65 नंबर के क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको उठा के पूछ लिया था आपके बॉटनिकल नेम से कि वाइटिस विनिफेरा नाम है, ये किसका होता है? तो वाइटिस विनिफेरा नाम है, याद रखिएगा ये होता है ग्रेप्स का होता है। यहाँ पर बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी को आता होगा। सीडीएम हुआ जवाब है। अमरूद है। अनार का अगर बात करते हैं पुनिका ग्रेंटम है, और बेर का क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताएंगे। कमेंट सेक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़े। हाँ, गमोसिस अर्थात गोम किस फल से संबंधित रोग है? गमोसिस। या फिर दूसरा अगर बात करें, एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ इसमें बन जाता है, तो ये किस में बनता है? किसका रोग होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जब भी बात की जाए गमोसिस की तो ये होता है नींबू वर्गीय फलों का होता है। ये रोग किसका होता है? याद रखिएगा नींबू वर्गीय फलों का ये रोग होता है। गमोसिस या फिर चिपचिपा जो पदार्थ बन जाता है, ऐसा रोग कौन सा होता है? वो गमोसिस होता है, और इसका संबंध किससे होता है? सिट्रस फल या नींबू वर्गीय फलों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि खजूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। अर्थात यहीं पर आप देख सकते हो कि आपके जो दो क्वेश्चन है वो केवल बॉटनिकल नेम से पूछे गए हैं, अर्थात आपको हर एक के बॉटनिकल नेम भी पता होने चाहिए। जितने भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में क्रॉप से याद रखिएगा सारों पर रट लेना, बॉटनिकल नेम का आपको पूछे जाएंगे तो ज्यादातर पूछे जाएंगे वो हॉर्टिकल्चर के पूछे जाएंगे। अगर आपको वेराइटी पूछी जाएगी तो वो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर वेराइटी याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर से ही पूछी जाएगी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी एग्रोनॉमी के आपके बहुत सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, अच्छे से क्लियर करोगे, अच्छे से याद करोगे तो आपका वहां से कोई सा भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है। राजस्थान में याद रखिएगा करंट की पूछे जा सकते हैं। बाकी हमारा जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो लॉन्च जल्द ही कर दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज है, सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब पर 8 बजे। और उसका टेस्ट है आपको शाम के बहुत जल्द, टाइम भी आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे आपका अर्थात टेस्ट है वो ऐप पर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिकोरिस। तो लिकोरिस याद रखिएगा मुलेठी का ही नाम होता है। मुलेठी को याद रखिएगा लिकोरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, तो जल्दी से यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी हमारी जो क्लासेस है आपको दोनों ऐप पर देखने को मिलेगी, एग्री बाय मनोज सर और एग्री बाय दीपक सर या फिर एग्रीटेक क्लासेस। आप दोनों में से जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर आप देख सकते हो। दोनों जगह आपकी ये लाइव क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगी, एग्री बाय मनोज सर और एग्रीटेक क्लासेस बाय दीपक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 69 नंबर का क्वेश्चन कि इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या फिर गुट्टी नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बाकी आपको समझ आई या नहीं आए, लेकिन गुट्टी दाब विधि याद देखिए अमरूद में अपनाई जाती है, अर्थात ये है वो कौन सा है, इसका ही अदर नाम क्या है, एयर लेयरिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर हो जाएगा। एयर लेयरिंग की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जिससे कि अनार वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, गुटीदाब विधि है अर्थात जिसे हम माउंट लेयरिंग कहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है गुआवा में, अर्थात अमरूद में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। अर्थात इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, ओके, तो यहां पर क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसे तो हम क्लियर कर चुके हैं, चाइनीज पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी को एयर लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग के बराबर पानी देती है। अर्थात ऐसी कौन सी प्रणाली है, वो है हमारे ड्रिप इरिगेशन। अर्थात ड्रिप इरिगेशन क्या है, जितना पानी यूज करेगा पौधा उसे केवल उतना ही पानी यहाँ पर मिलने वाला है। अर्थात अगर बात करें जितने के वीड्स होते हैं, अगर उनका आपको इफेक्टिव यहाँ पर कंट्रोल करना है तो आप ड्रिप मेथड का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पौधों को पानी मिलेगा, बाकी जितनी जगह है वो सूखी रहेगी, जिसके कारण हमारी जो खरपतवार है वो यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। ये विशेष तौर पर जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स है उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन की अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेक्टिन की मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो आपको लगभग 1% या फिर आप बोल सकते हो कि जो पेक्टिन की मात्रा है जेली बनाने के लिए तो ये 0.5 से 1% के लिए ये सफिशियंट है। इससे ऊपर अगर आप करोगे तो खट्टी हमारी जेली हो जाएगी। अर्थात 1% आप याद रखेंगे विशेष तौर पर कि 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बेशक कम हो सकती है लेकिन ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात 0.5 से 1% पेक्टिन की मात्रा जेली के लिए अच्छी मानी जाती है। और आपको पता है जेली सर्वश्रेष्ठ किसकी बनती है, जस्ट हम अभी बात कर रहे थे अमरूद की। क्यों? क्योंकि अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है 72 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। अर्थात भारत कौन से फल का ओरिजिन प्लेस माना गया है। तो जस्ट आपको ये क्वेश्चन लगभग आपको 2 या 3 बार करवा चुके हैं कि जो बेर है इसका ओरिजिनल प्लेस है ये भारत को ही माना गया है, पपीता वगैरह का है इसे मेक्सिको वगैरह माना गया है। ठीक है, चलिए संजय, सीआर डांगी, टीना, हाँ बहुत सारे हैं। खुशराज परिहार, पूरे डाटा है सर मेरे पास, आपके नंबर दे दो। तो नंबर का आप क्या करोगे, आपको टेलीग्राम पर आप जाकर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रही है, वहां से आप याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कुछ भी बोलना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बोल सकते हो। ठीक है,
बाकी कॉन्टेक्ट नंबर है वो अभी आपको बताइए नहीं जा सकते हैं, टाइम आने पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा है शुगर बेबी। तो शुगर बेबी आप सभी को पता होना चाहिए कि शुगर बेबी जो वेराइटी है ये किसकी होती है, वाटरमेलन अर्थात तरबूज की वेराइटी होती है। याद रखिएगा ऐसी कुछ वेराइटीज होती है जिनके पीछे मधु जुड़ा होता है, तो मधु जिनके जुड़ा होता है वो होती है मुख्य तौर पर खरबूजे की। बाकी शुगर बेबी है वो तरबूज की वेराइटी होती है, वाटरमेलन की होती है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, लगभग 90% से अबाउ यहाँ पर इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। वो कौन सी होती है, तरबूज होती है, जो कि एक कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी की जो खेती है याद रखिएगा नदियों की पेटे पर की जाती है, और नदियों के पेटे पर खेती करना क्या कहलाता है, पेटाकास्ट, या फिर जिसे हम बोल देते हैं दियारा खेती जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए ये याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ, तो प्राइड ऑफ इंडिया याद रखिएगा पत्ता गोभी की फेमस वेराइटी है, कई बार ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा गया है प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया है ये पत्ता गोभी की प्रमुख वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, तो याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा अनार। सूखा प्रतिरोधी कौन सा है, याद रखिएगा अनार अर्थात पोमग्रेनेट। कौन सा राइट आंसर होगा, अनार या पोमग्रेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर आते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो हमारे जो सारे ऑप्शंस है जैसे कि परलाइट है, मर्दा है, या फिर स्पेगनम मोस है, तो ये सारों का एग्जाम्पल अर्थात हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्सरी में याद रखिएगा पौध उगाने के लिए स्पेगनम घास, परलाइट या फिर मृदा का यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो हमारा भारत ही रहेगा। सबसे ज्यादा है वो भारत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैम में साधारणतः है टीएसएस की मात्रा कितनी है। टीएसएस का मतलब यहाँ पर होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड अर्थात कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो जैम में साधारणतः है टीएसएस कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 68%। कितना होता है, 68%। और 65 किस में होता है, याद रखिएगा ये होता है परसेंट, और जेली में होती है वो 65% होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यह पौधे की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों, डोम्स जैसी सजावटी आकार दिया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर किसी प्रकार का आकार देना अर्थात जैसे कि हम टोपी लगाते हैं, तो टोपी भी क्या है, एक प्रकार की शेफ है। तो यहां पर याद रखिएगा टोपी अर्थात शेफ, तो उसका मतलब यहां पर आप ले सकते हो रोहित मीनार, राहुल परिहार। सर एक मिनट रुक तो जाओ।